राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारी आज जो क्लास रहेगी इसमें हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपकी सीरीज चल रही है शिक्षण विधियों से संबंधित क्लासों की भी हम लेंगे सीरीज, लेकिन उससे पहले जो आपकी ये सामान्य विज्ञान से संबंधित सीरीज चल रही है इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी विज्ञान की शिक्षण विधियां भी इसी के साथ आपको पढ़ा दूंगा। तो जैसे सामान्य विज्ञान की सारी क्लासें खत्म होगी उसके बाद में 1 या 2 क्लासों में आपकी विज्ञान की शिक्षण विधियां पूर्ण कर दूंगा। बाकी शिक्षण विधियां तो मैंने पढ़ा ही रखी है, आपको जो प्री में पढ़ाई थी वो बहुत शॉर्ट में पढ़ाई गई थी और वही आपके मेंस में भी काम आएगी। वो जो आपको शॉर्ट में पढ़ाई गई थी वो एक तरह से शॉर्ट ना समझो, वो मेरी लगभग 6 महीनों की मेहनत होगी जिनको मैंने बहुत शॉर्ट किया था, क्योंकि प्रश्न लगभग उन्हीं चीजों से बनते हैं। और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू जब मैं लगाता था तो उन एमसीक्यू में जो मुझे नया क्वेश्चन मिलता था उसको भी मैं उसमें ऐड करता जाता था। तो एक तरह से वो शॉर्ट न होकर 3-4 किताबों का मैप है, या 3-4 किताबों को पढ़ने के बाद उनका जो सार निकला वो डायरेक्ट सार मैंने आपको दिया था। आप भले प्री में आपने पेपर दिया था, क्वेश्चन आप मिला लेना, ज्यादातर प्रश्न उसी में से आए थे। एक आध प्रश्न आपका बाहर हो सकता है लेकिन लगभग सारे प्रश्न उसमें से आए थे। मैथ की आप शिक्षण विद्या देख लेना भले, मैथ की शिक्षण विद्या मैंने लगभग 42 मिनट में पढ़ाई थी। उन्हीं 42 मिनट की क्लास में से आपके लगभग सारी शिक्षण विद्या मैथ्स की आई थी। आप भले एक बार जाए तो वीडियो देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं आज प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की कोई किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अपवर्तन के कारण वह क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। यह हमने अभी पिछली क्लास में भी देखा था। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। अर्थात क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान क्या होता है दोस्तों, बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे हम जो है आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक तो जो किरण है वो सघन से विरल में आ रही है, तो सघन से अगर विरल में आएगी तो जो अपवर्तन के बाद किरण क्या रहेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। और जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे वह अभिलंब से ज्यादा दूर होती जाएगी, मतलब अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा कैसे होगा। जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, याद रखना। एक निश्चित आपतन कोण या वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। अर्थात आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब अभिलंब से अपवर्तन किरण है वह क्या हो जाए, 90 डिग्री के एंगल पे चली जाए, उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। अब आगे देखो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण तक लाए और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो जो प्रकाश की किरण है, आपतित किरण जो सघन माध्यम से आ रही थी वह उस पृष्ठ पर टकराकर वापस क्या करेगी, सघन माध्यम में ही चली जाएगी। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब आप देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन डायग्राम से, पहले इस डायग्राम को देखना, इन 2 पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो आप, जैसे एक प्रकाश की किरण है या आपतित किरण जो हमने पहले पढ़ी थी, ये आ रही है, ये कोण आई है, ये कोण आर है, ठीक है। आपतित किरण आई, ये पृष्ठ ले लेते हैं, जिससे टकराने के बाद इधर माध्यम है सघन ऊपर की तरफ, इस पीली लाइन से ऊपर सघन माध्यम और उसके नीचे माध्यम जो है ये विरल माध्यम है, ठीक है। ऊपर का माध्यम, इससे ऊपर पूरा सघन माध्यम है, इसके नीचे पूरा विरल माध्यम है। ऐसा नहीं कि मैं इस खंड में लिख रहा हूं तो ये इसके इधर इधर सघन है, इधर भी सघन ही माध्यम है। इस रेखा के ऊपर पूरा सघन माध्यम है, ये भी सघन है, इधर भी सघन ही है, और इस रेखा के नीचे पूरा विरल है, ये नीचे पूरा विरल माध्यम है। अब देखो आपतित किरण आई, ये आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। अब आपतित किरण जब इस पर आएगी, आने के बाद इस बिंदु पर टकराई, जानी सीधी चाहिए थी, ये डेड डैश वाली लाइन है, ये किरण जो आ रही है इससे टकराने के बाद सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ऊपर सघन माध्यम और नीचे क्या है, विरल माध्यम है, तो यह किरण क्या होगी, इस अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब ऊपर की तरफ चली गई। तो जब
आनी इसको यहां चाहिए थी, कोण आर ये इतना होना चाहिए था, लेकिन कोण आर क्या रहेगा, यह कोण आर है कितना, ये पूरा कोण क्या है, आर है। क्यों, क्योंकि आपतित किरण ये रही, ये जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हुआ, इधर विरल माध्यम है, इसलिए ये क्या हुआ, इस अभिलंब से दूर हटी। तो अभिलंब से ये किरण दूर किधर की तरफ हटेगी, इधर हटेगी, इधर आएगी तो अभिलंब के पास आएगी, लेकिन विरल माध्यम में आ रही है सघन से, तो अभिलंब से दूर हटी, मतलब इधर ऊपर की तरफ चलेगी। तो आपतित किरण तो ये थी, और ये क्या होगी, परावर्त, ये अपवर्तित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हट गई, क्योंकि सघन से विरल माध्यम में आ रही थी, और ये अपवर्तित किरण यहां आ गई। अब ये यूं कहना चाह रहा है कि मैं इस आपतन कोण का मान बढ़ाऊं, तो आपतन कोण का मान बढ़ाने के लिए इस किरण को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर की तरफ झुकाना पड़ेगा। मैं इधर लाऊंगा तो कोण आए का मान कम होगा, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण है। अब अगर ये यूं कह रहा है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, अब मैं जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाता हूं, एक रेखा हम ऐसी बनाते हैं जो आपतन कोण का मान उसमें बढ़ा हुआ रहेगा। अब मैं एक किरण यहां से ऐसी खींचता हूं, ये अब आपतन कोण का मान बढ़ा दिया, ये एक आपतित किरण दूसरी है, मैंने क्या किया, आपतन कोण का मान बढ़ाया, अब आपतित किरण ये रही। तो अगर मैं इस रेखा को इधर की तरफ झुकाऊंगा तो ये जो रेखा ये भी क्या करेगी, ऊपर की तरफ आएगी। तो आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण का मान मैंने बढ़ाया, अब आपतन कोण ये हो गया, ये इतना, क्यों, क्योंकि मैंने अब रेखा को क्या किया, इधर की तरफ झुका के भेजा आपतित किरण को। अब ये यहाँ पर वापस टकराई, अब टकराने के बाद क्या होगा, ये टकराने के बाद आनी ऐसे चाहिए थी, कैसे अभी बताते हैं। ये इस बिंदु पर टकराने के बाद ऐसे आनी चाहिए थी, ये रेखा आई, इस पे टकराई, टकराने के बाद इसको, ये डैश डैश वाली लाइन जो मैंने बनाई, सीधा ऐसे आना चाहिए था, लेकिन इधर क्या था, सघन माध्यम, और इधर क्या है, विरल माध्यम। तो अब ये इस बिंदु से टकरा के कैसे जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब अब ये इससे टकराने के बाद अगर ये रेखा टकराई और टकराने के बाद ऐसे जाएगी, इस पीली वाली लाइन के सीधे ऊपर चलेगी। तो अब कंडीशन क्या है, आपतित किरण पर आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण क्या हो जाए, अभिलंब के लंबवत हो जाए, या अभिलंब से 90 डिग्री के कोण पे चले जाए। अब देखो ये किरण आई थी, इससे टकराई, टकराने के बाद ऐसे चलेगी, तो अब जो कोण आ रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यह जब कोण आर 90 डिग्री का जब बने, उस टाइम पर जब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, आपतन कोण, तो यह जो आई है अब आपतन कोण, तो इस आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाए, तो आपतन कोण के उस मान को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। तो यहां पर जो कोण आई है ये क्या रहेगा, क्रांतिक कोण रहेगा। देखो आप, ये क्या रहेगा, क्रांतिक कोण रहेगा। अभी देखो आपने पीछे देखा पढ़ा था, जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। एक निश्चित आपतन कोण के लिए, तो यह आपतित किरण है, यह कोण आई जो ग्रीन ग्रीन बना हुआ है या हरा बना हुआ है, यह कोण आई क्या है, आपतन कोण है। तो इस आपतित किरण के इस निश्चित आपतन कोण के मान पर क्या हुआ, यह किरण इससे टकराई और टकराने के बाद ऐसे निकल गई, मतलब अभिलंब से इसने क्या बना लिया, 90 डिग्री का कोण बना लिया। तो जो आपतित किरण का वह मान, या आपतित किरण के आपतित होने पर जो कोण बन रहा है आपतन कोण, तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण जो है 90 डिग्री का कोण अभिलंब से बना है, तो आपतन कोण के उस मान को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। तो अब जो कोण आई है इसका मान अगर ये 90 डिग्री के कोण पर इधर निकल गई तो इसको हम क्रांतिक कोण कहेंगे। तो यहाँ पर जो कोण आई है ग्रीन वाला, ये क्या रहेगा, क्रांतिक कोण रहेगा। अब अगर मैं इस आपतित किरण को थोड़ा और इधर झुका दूं, हल्का सा और इधर झुकाने पर यह जो किरण है जो इससे टच होकर जा रही है, ये क्या होगी, इधर की साइड निकल जाएगी। देखो अब अगर मैं एक लाइन और इधर ऐसे बना दूं, अगर आपतित किरण में ऐसे बना दूं, अभी आप देखें, अब मैं अगर आपतित किरण को ऐसे बना देता हूं, ये आई, तो अब ये इससे टकराने के बाद क्या करेगी, इधर निकल जाएगी। तो यह क्या हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो उसमें क्या कहा गया कि क्रांतिक कोण का मान, कोण आई जो आया था, इस क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा सा बढ़ाने पर आपतित किरण
पृष्ठ पर टकराने के बाद क्या होगी, वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। इधर से आई थी सघन से और टकराने के बाद वापस कहां चली गई, सघन माध्यम में चली गई। तो यह क्या हो गया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। जबकि यहाँ पर आप देखो यह पृष्ठ, ये वो कोई दर्पण नहीं है कि पर आपतित किरण आई और टकराने के बाद परावर्तित होगी। यह एक पृष्ठ है, इधर सघन माध्यम है, इधर विरल माध्यम है। ये मान लो पानी है तो इधर हवा है। तो यहां से जब आपतित किरण आई, टकराई और टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में चली गई। तो इस प्रकार की जब कंडीशन बनेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो आप, ये किरण आई थी, टकराने के बाद इसको ऐसा जानी चाहिए थी, अभिलंब से दूर गई। दूसरी कंडीशन में हमने देखा आपतित किरण जो थी उसको हमने इधर की तरफ झुकाया, मतलब आपतन कोण का मान बढ़ाया। पहले कोण इतना सा था, अब कोण इतना लिया। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर एक कंडीशन ऐसी आई कि जो अपवर्तित किरण थी वो सीधी ऐसे निकल गई, इस पृष्ठ के ऊपर ही निकल गई एक तरह से। तो इसने क्या किया, अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाया। तो इस कंडीशन में जब आपतन कोण का मान इतना हो जाए कि अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उस आपतन कोण का जो मान है उसे हम क्रांतिक कोण कहेंगे। और अब इस क्रांतिक कोण को हमने थोड़ा सा बढ़ाया, इस क्रांतिक कोण वाली लाइन ये थी, इसको थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पर लाए, तो जैसे ही किरण इससे टकराई, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब आप देखो, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें कौन कौन सी, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। जो प्रकाश की किरण देखो ऊपर सघन माध्यम था, सघन से विरल में जा रही हो, पहली शर्त है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये। अब दूसरी शर्त देखो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। यह क्रांतिक कोण क्या था, कोण आई। यह जो क्रांतिक कोण कोण आई आई था, इसके बाद अब आपतन कोण क्या रहेगा, ये वाला। अब मैं अगर इसको कोण आई दे दूं इतने एंगल को, तो देखो पहले वाला तो इतना सा था, या क्या था, आपतन कोण था। कौन सा वाला, क्रांतिक कोण वाला। कोण आई जो था ये क्रांतिक कोण था। अब देखो इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्रांतिक कोण था हरा वाला। अब जो आपतन कोण है, कोण आई है, यह कोण आई जो है नीला वाला, यह क्या, आपतन कोण। तो इस क्रांतिक कोण से ये क्या बड़ा है, जैसे ही ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद इसको टकराने के बाद सीधा इस तरह निकल गया। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त है, एक तो प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, प्रश्नों के आने की संभावना इन उदाहरणों से ज्यादा रहती है। क्यों, क्योंकि वहां पर उदाहरण में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, प्रकीर्णन है, क्या है। तो आपको इन एग्जाम्पल को याद रखना है कि जो ये एग्जाम्पल है ये किस परावर्तन का है। तो अब आप देखें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में पहला है रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना। तो याद रखें, रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका बनती है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। हीरे का चमकना जो है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच में आई दरार का चमकना, जो कांच है उसमें जो दरार आती है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही चमकती है। जल में पड़ी परख नली का चमकना, जो जल है उसके अंदर जो परख नली पड़ी रहती है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकती है। कालिक पोता हुआ गोला जल में चमकता है, जो कालिक पोता हुआ गोला रहता है दोस्तों वो क्या करता है, जल में चमकता है, वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होता है। उन्न मरीचिका का बनना, जो उन्न मरीचिका या लूमिंग होती है यह भी क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में ही आती है। मृग मरीचिका और उन्न मरीचिका दोनों ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आती है। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही क्या करता है, कार्य करता है। तो आप इन एग्जाम्पल को याद रखें, यह सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाले उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करें, अब हम देखते हैं प्रकाश तंतु का उपयोग। अब प्रकाश तंतु के उपयोग की हम बात करें तो प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, जो प्रकाश तंतु है इसका उपयोग प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में किया जाता है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में जो प्रकाश तंतु है इसका प्रयोग मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में भी किया जाता है। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में भी प्रकाश तंतु का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेक्षित करने तथा अभिग्रहण करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश तंतु का प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करें प्रकाश का प्रकीर्णन। हमने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया, अब प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करते हैं। प्रकाश का माध्यम वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर सभी दिशाओं में बिखर जाना प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकाश का माध्यम मतलब वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर क्या करना, सभी दिशाओं में बिखर जाना, यह प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब देखो आप, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब I बराबर 1/λ, जो I है ये बराबर रहेगा 1/λ की घात 4। यहाँ जो लेमड़ा है ये क्या है, तरंगदैर्घ्य है। तो I क्या है, प्रकाश की तीव्रता। जो प्रकाश की तीव्रता है
वह क्या रहेगी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/λ/4 रहेगी। ठीक है, याद रखना। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, न्यूनतम होती है, अतः बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। याद रखें, जो बैंगनी रंग का है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा, और लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है ये सर्वाधिक होती है, अतः लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है, कौन से रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा, तो आप याद रखना बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री रहते हैं दोस्तों, उनको आकाश जो है वो क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल होगा नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए वहां पर क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण जो वायुमंडल भी नहीं है और वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं हो रहा, इसलिए आकाश क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। प्रकाश के प्रकीर्णन हेतु सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन था इसके लिए जो वैज्ञानिक है सीवी रमन, इनको क्या किया गया, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण। ये चारों उदाहरण प्रकाश के प्रकीर्णन के हैं, इनको भी आप याद रखें। आसमान का रंग नीला दिखाई देना इंपॉर्टेंट है। आसमान का रंग जो नीला दिखाई देता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। खतरे का निशान लाल रंग का बनाना, खतरे का जो निशान है दोस्तों वो लाल रंग का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो वहां पर कंफ्यूज होने की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी। तो खतरे का जो निशान है वो क्या रहेगा, लाल रंग का बनाया जाता है। किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है वह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। और समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, जो समुद्र का पानी है वह भी क्या है, नीला दिखाई देता है, उसका कारण भी क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। तो आप इन उदाहरणों को याद रखें। आप जब नोट्स बना रहे तो एक लास्ट में जब हमारा ये प्रकाश वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप 2 पेज लेना, उसमें दोनों पेज ऐसे खुले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पेज सामने एक पीछे, दोनों ऐसे खुले हुए। अब उनमें आप क्या करना, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, जिन जिन चीजों के मैंने आपको एग्जांपल लिखा रखे उदाहरण, उन सबको एक साथ लिख लेना, ताकि आपको जब उनको पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा ये एग्जांपल व्यतिकरण के हैं, ये परावर्तन के हैं, ये प्रकीर्णन के हैं, ये अपवर्तन के हैं। तो अब उन सभी एग्जांपल में आप तुलनात्मक अध्ययन एक साथ कर लोगे। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट एग्जांपल के ऊपर अगर प्रश्न आया तो वहां प्रश्नोत्तर हल करते समय कंफ्यूज हो जाओगे कि समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, कि व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। तो इस प्रकार की प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए आप इन सब चीजों को एक साथ लेके चलना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। अब व्यतिकरण भी हम पढ़ते हैं। जब समान आवृत्ति व समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो जब प्रकाश की कौन सी समान आवृत्ति और समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगे जो मूलतः किससे, एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो अगर एक ही प्रकाश स्रोत से हम प्रकाश की 2 किरणें निकालेंगे तो उनकी समान आवृत्ति भी रहेगी और समान आयाम भी रहेगा। इसलिए जो ज्यादातर इस केस में लगभग आप यूं समझ लो कि 100% प्रकाश स्रोत एक ही रहता है, उसी से हम 2 किरणें निकालते हैं प्रकाश की, और उनकी जो आवृत्ति और आयाम दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे, और दोनों क्या करती है, एक ही दिशा में गमन करती है, और उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण जो है दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। अब व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण को हम देखें, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। तो माध्यम के जिस बिंदु पे दोनों तरंगे क्या होगी, समान कला में मिलेगी, वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी। और विनाशी व्यतिकरण, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। इस कंडीशन को जो प्रकाश का व्यतिकरण रहेगा वो विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा। जब माध्यम की दोनों तरंगे जो है समान कला में मिलेगी तो संपोषी व्यतिकरण, और माध्यम की दोनों ही तरंगे जो है वो क्या विपरीत कला में मिलेगी तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा। तो संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे समान कला में रहेगी, विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगे विपरीत कला में रहेगी। अब देखो वो तरंगे कैसे चलती है, यहाँ पर देखो एक ऐसे चल रही है तरंग, अब दूसरी इसमें तरंग चल रही है, उसमें भी ऐसे तरंग चल रही है। अब देखो इसमें तरंगों का समान कला में मिलन कैसे होता है, देखो यह ऐसे चल रही है, अब इस
ये एक पहली किरण है, ये दूसरी किरण है, दोनों की जो कला है इस प्रकार से बदल रही है। पहले किरण की जो कला ये है और दूसरे किरण की पहली कला ये है। अब अगर इस कला से ये कला मिलेगी तो जो व्यतिकरण होगा वो संपोषी होगा और जो परिणामी कला क्या हो जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इस कला से इसकी ये नीचे वाली कला मिली तो ये जो संपोषी व्यतिकरण क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। और इस कला से इस कला को मिलाने पे दोनों कलाएं क्या होगी, कट गई एक तरह से। ये प्लस वाली ऊपर वाली नीचे मान लो ये नेगेटिव वाली है, तो ये जब दोनों कला मिली तो ऐसे हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, वापस ये ऊपर ऊपर वाली मिली तो फिर ऊपर की तरफ ऐसे बना। तो एक तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, दो तरंगे समान कला में मिलेगी, ये कला और ये कला दोनों समान है, तो ये और ये दोनों मिली तो ये से ऊपर निकल गई, तो ये क्या हो गया, संपोषी व्यतिकरण हो गया। इसमें परिणामी तीव्रता अधिकतम थी, ऐसे और ऐसे बना तो परिणामी तीव्रता क्या ऊपर की तरफ बढ़ गई और अधिकतम होगी। अब विनाशी व्यतिकरण में क्या, देखो ये जो कला थी ये तो ऐसी ही है, लेकिन इस कला से अब ये नीचे वाली मिल गई, तो जब नीचे वाली इस वाली से मिली तो ये ऊपर थी ये नीचे थी, दोनों मिलकर क्या होगी, एक सीधी लाइन बन गई। तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता न्यूनतम या क्या होगी, शून्य होगी। अब यहाँ पे तीव्रता शून्य होगी, क्यों, क्योंकि अगर ये लाइन अगर हम एक तरह से एक्स माने तो इसके ऊपर क्या रहेगा, जो तीव्रता रहेगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये शून्य तीव्रता वाली लाइन है, ठीक है दोस्तों। यह जो लाइन रहेगी ये क्या रहेगी, शून्य तीव्रता वाली रहेगी। और जो ऊपर लाइन जा रही है ये क्या, ऊपर परिणामी तीव्रता जो है वो क्या धनात्मक है, और नीचे वाली जो रहेगी वो क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। अब हम बात करें दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। दो स्वतंत्र स्रोतों से अगर हम प्रकाश की तरंगें निकाले तो व्यतिकरण की घटना नहीं होगी। प्रकाश का व्यतिकरण होने के लिए एक ही प्रकाश स्रोत होना चाहिए। मूलतः क्या होना चाहिए, एक ही प्रकाश स्रोत होना चाहिए। तो प्रकाश स्रोत जो होगा वो एक ही होगा व्यतिकरण के लिए। याद रखें, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव नहीं है, ठीक है। एक ही प्रकाश स्रोत से क्या होनी चाहिए, वो प्रकाश की किरणें निकलनी चाहिए। अब देखो प्रकाश के व्यतिकरण के प्रमुख उदाहरण, यह तीनों उदाहरण प्रकाश के व्यतिकरण के, इनको याद रखना। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, ये जो साबुन का बुलबुला है वो रंगीन दिखाई देता है, वह प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। पानी पर फैली जो पानी है उसके ऊपर तेल की जो परत फैल जाती है उसका भी रंगीन दिखाई देना किस वजह से होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। और सीडी का रंगीन दिखाई देना, जो आपने देखी होगी मूवियां देखते तो वो सीडी जो रहती है उसको अगर हम हाथ में लेके हिलाते तो उसमें रंगीन धारियां नजर आती है, तो वह भी किस वजह से दिखाई देती है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।